नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी, राजनीति का अपराधीकरण, काबुल पर प्रभाव के लिए होड़, भारत श्रीलंका मछुआरा विवाद, विधिक व्यवस्था का भारतीयकरण तथा बाह्य अंतरिक्ष संधि पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी पर। हाल ही में व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की सिफारिशों के अनुसार भारत ने कुछ एल्यूमिनियम वस्तुओं और कुछ रसायनों सहित 5 चीनी उत्पादों पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। व्यापार उपचार निदेशालय यानी डीजीटीआर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उन उत्पादों को भारतीय बाजारों में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप डंपिंग देखी गई है, जिससे भारतीय बाजारों को नुकसान हुआ है। आपको यह ध्यान रखना है कि अप्रैल से सितंबर 2021 की अवधि के दौरान चीन को भारत का निर्यात लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि आयात रहा है 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। और इस रूप में इस अवधि में भारत का जो चीन से व्यापार घाटा देखा गया है वह लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास देखा जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके संदर्भ में लगातार वाद विवाद देखा जा रहा है। इस पे बातचीत करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की, तो यह है डंपिंग रोधी, प्रतिकारी शुल्क और सुरक्षा उपायों सहित सभी व्यापार उपचारात्मक उपायों को प्रशासित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण है, जो घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ स्थापित व्यापार उपचार जांच के बढ़ते मामलों से निपटने में व्यापार रक्षा सहायता प्रदान करता है। मुख्य रूप से यह कार्य करता है डंपिंग आदि के मामलों में। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं डंपिंग की, तो ये क्या होता है। डंपिंग की स्थिति को तब कहा जाता है जब किसी देश के द्वारा किसी दूसरे देश को माल का निर्यात उस कीमत से कम कीमत पर किया जाए जो वह आम तौर पर अपने घरेलू बाजार में वसूलता है। इस रूप में यह एक अनुचित व्यापार प्रथा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इससे विदेशों से आने वाली वस्तुएं कम दाम पर देखी जाती हैं, जिससे घरेलू उद्योगों का विनाश भी हो सकता है। यही कारण है कि देशों द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य जो डंपिंग की जा रही है माल की, उससे जो उत्पन्न हो रहा है व्यापार का विकृत प्रभाव, उसकी स्थिति को सुधारने का एक प्रयास किया जाता है, जिसके तहत यह एक संरक्षणवादी टैरिफ है जो एक घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर लगाती है, जिसका मानना है कि इसकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम है। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा भी उचित प्रतिस्पर्धा के एक साधन के रूप में डंपिंग रोधी उपायों के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं डंपिंग रोधी शुल्क की, तो यह काउंटर वेलिंग ड्यूटी से एक पृथक व्यवस्था है, जिसमें डंपिंग रोधी शुल्क आमतौर पर एक सीमा शुल्क है जो सामान्य मूल्य से काफी कम कीमतों पर माल की डंपिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि काउंटर वेलिंग शुल्क उन सामानों पर सीमा शुल्क के रूप में देखा जाता है जिन्हें मूल या निर्यात करने वाले देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त होती है। इस रूप में दोनों को अलग रूप में स्थापित किया गया है, जिसे समझने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि डंपिंग रोधी शुल्क के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के द्वारा प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत एक एंटी डंपिंग शुल्क लागू होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए वैध है, जब तक कि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसे सनसेट या समाप्ति समीक्षा जांच के माध्यम से
5 साल की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसके तहत इस सनसेट या समाप्ति समीक्षा के माध्यम से जो आपने एंटी डंपिंग शुल्क की व्यवस्था को किया है, उसकी प्रभावशीलता और प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। और यदि घरेलू उद्योगों के द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क को आगे जारी रखने की मांग की जाती है, तो उचित जांच किए जाने के पश्चात इसे 5 साल और के लिए स्थापित किया जा सकता है। एंटी डंपिंग उपायों की लगातार बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाल के वर्षों में भारत और चीन के मध्य का जो व्यापार घाटा है, वो यूं तो 2015 के बाद से कम होता दिखाई दिया है, जिसमें 2020 में यह लगभग 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2019 में यह लगभग 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके बावजूद यह घाटा भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार से जो भारत और चीन के मध्य व्यापार होता है, वह मुख्य रूप से चीन के पक्ष में ही झुका हुआ दिखाई देता है, जिसमें यह जो भारी व्यापार घाटा है, इसके संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार हैं, जिसे आपको याद रखने की आवश्यकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि जब 2 देशों के मध्य आयात और निर्यात किया जाता है, तो आयात और निर्यात के संदर्भ में उस देश को ज्यादा लाभ होता है जिसकी ज्यादा वस्तुओं की डिमांड दूसरे देश में देखी जाती है। भारत के संदर्भ में देखा जा रहा है कि किस प्रकार से चीन की बहुत सारी वस्तुओं की मांग भारत में बनी हुई है, और इसकी तुलना में भारत के द्वारा जो चीन को निर्यात किया जाता है, वह बहुत कम वस्तुएं ही देखी जाती हैं। भारत द्वारा जो चीन को निर्यात किया जाता है, उसका वस्तुओं का जो बास्केट है, वह बेहद संकीर्ण है और इसमें ज्यादातर कच्चा माल या फिर प्राकृतिक वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत यह चाहता है कि हम अपने कृषि उत्पादों के साथ ही ऐसे क्षेत्रों से भी निर्यातों को कर सकें जिसमें भारत बेहतर स्थिति को रखता है, जैसे कि दवाएं, आईटी सेक्टर आदि। किंतु ऐसे क्षेत्रों में भी चीन में बाजार पहुंच की बाधाएं देखी जाती हैं, जो भारत के लिए चिंताओं को बढ़ा देती हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत के कच्चे माल पर आधारित वस्तुओं पर चीन के द्वारा मशीनरी, बिजली से संबंधित उपकरण, दूरसंचार, जैविक रसायन और उर्वरकों के निर्यात का भारी प्रभाव देखा जाता है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव भारत के लिए व्यापार घाटे के रूप में नजर आता है। हाल के समय में चीन भारत का जो शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि चीनी चिकित्सा आपूर्ति का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आगे चलकर व्यापार घाटे को और भी बढ़ा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में चीन विरोधी भावनाओं के होने के बावजूद ऑनलाइन खरीदारी में चीनी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मांग लगातार बढ़ती देखी गई है, जिसमें ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन के प्राइम डे 2020 के सेल्स डेटा के अनुसार लगातार वन प्लस, ओप्पो, ह्यूआवेई के ऑनर और शियोमी आदि ब्रांडों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे व्यापार घाटा और भी बढ़ जाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत चीन पर भारी मशीनरियों के लिए, दूर संचार उपकरणों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिसकी प्रतिपूर्ति कर पाने में हम अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। दोनों देशों के मध्य व्यापार में यह वृद्धि तब देखी गई है जब सीमा पर दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं और भारत के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के माध्यम से स्वदेशीकरण के मार्ग को अपनाने पर बल दिया गया है। हाल ही में भारत के द्वारा चीन पर अपनी आयात निर्भरता को कम करने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जिसमें चीन पर अपनी आयात निर्भरता कम करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत ने 100 से अधिक चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। कई क्षेत्रों में चाइनीज निवेश की जांच को बढ़ावा दिया गया है और साथ ही चीनी कंपनियों को 5G ट्रायल से भी बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। सरकार के द्वारा हाल ही में चीनी टायरों पर भी आयात प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त घरेलू फर्मों के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में भी पूर्व सरकारी स्वीकृति को अनिवार्य किया गया है, जो चीन से होने वाले FDI को प्रतिबंधित या फिर नियंत्रित करने का एक प्रयास है।
हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा अनेक क्षेत्रों की पहचान की गई है जिसमें भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण, लोहा एल्यूमीनियम क्षेत्र के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों की भी गणना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग के संदर्भ में जो सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री चीन से आयात करता है उसमें भी कटौती करने के प्रयास किए गए हैं और साथ ही साथ भारत में ही थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया है। हालांकि इन सभी प्रयासों के साथ ही कुछ और भी उपायों को करने की आवश्यकता है, जैसे कि हमें यह समझना होगा कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चीन के साथ अपने सभी आर्थिक संबंधों को तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता है। चीनी जो वित्त है वह भारत की स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद कर सकता है और साथ ही साथ इस प्रकार के उपायों के संदर्भ में भारत को बहुत अधिक चयनात्मक होने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए भारत दूरसंचार क्षेत्र में चाइनीज कंपनियों की भागीदारी विशेष रूप से 5G ट्रायल्स आदि पर अंकुश के रूप में लगा सकता है, लेकिन 4G नेटवर्क में भारत के पास जो पहले से ही बुनियादी ढांचा मौजूद है उसका एक बड़ा हिस्सा चीनी उपकरणों से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए भारत को अभी भी रखरखाव और सर्विसिंग के लिए चीन की ही आवश्यकता है। हालांकि भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से उन क्षेत्रों में चीनी उत्पादों को घरेलू उत्पादों से बदलने की कोशिश कर सकता है जहां ये संभव है। साथ ही साथ भारत अन्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भी कार्य कर रहा है। हमें इस बात को भी समझना होगा कि भारत द्वारा लगातार जो डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है वह वर्तमान में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले व्यापारिक हथियारों में से एक बन गया है और विशेष रूप से सस्ते चीनी आयात के खिलाफ इसे लगातार इस्तेमाल किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2020 तक भारत ने 90 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग उपाय लागू किए हैं और 24 अन्य चीनी विशिष्ट एंटी डंपिंग जांचें चल रही हैं। हालांकि एक विशिष्ट व्यापारिक उपाय के रूप में यदि हम लगातार एंटी डंपिंग शुल्क का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत सारे प्रश्नों के साथ आता है जिसे समझने की आवश्यकता है। यह देखा जाता है कि जब हम एंटी डंपिंग शुल्क का लगातार सहारा लेते हैं, खासकर ऐसी स्थिति में जब घरेलू उत्पादक उत्पाद के एक बड़े निर्माता के रूप में सामने आते हैं, तो इससे विशेष रूप से जो आने वाला चीनी सामान है वह रोका जा सकता है। लेकिन इससे विशेष रूप से चीनी प्रतिस्पर्धा का सामना यदि घरेलू उत्पादकों को नहीं करना पड़ेगा तो वह अनेक बार गुणवत्तापूर्ण लेकिन सस्ती वस्तुएं बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो सकते हैं, जिसका प्रभाव अंततः उपभोक्ताओं पर ही पड़ सकता है। इसके चलते उपभोक्ताओं को कम गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के लिए भी अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हाल के वर्षों में सरकारी प्रयासों के बावजूद चीनी उत्पादों की मांग भारत में बढ़ती हुई ही देखी जा सकती है, जिसे कम किए जाने के लिए भारतीय उत्पादों को भी गुणवत्तापूर्ण और सस्ता बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमें समझना होगा कि एंटी डंपिंग रोधी उपायों को लागू करने की प्रक्रिया भी अनेक बार लंबा समय ले लेती है, जिसमें सामान्यतः 1 वर्ष तक लग सकता है, जिसे कम किए जाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इसे पारदर्शी ढंग से भी लागू किए जाने की आवश्यकता है। हाल के समय में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रही हैं, भारतीय नीति निर्माताओं को भी इसी दिशा में कार्य किए जाने की सकारात्मक आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें मुख्य रूप से हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के अपराधीकरण पर। वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष अनेक चुनौतियां देखी जा रही हैं। मुख्य रूप से यह चुनौती राजनीतिक दलों के द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने तथा राजनीतिज्ञों के द्वारा किए जाने वाले झूठे वादों के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिससे लोगों का राजनीति पर विश्वास कम होता दिख रहा है। इसके संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण आदि भी किए गए हैं, जिसमें 2015 का इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से पिछली सरकारों के दौरान विद्यमान राजनीतिक भावनाओं को समझने का प्रयास किया गया है।
इसके तहत मुख्य रूप से नागरिकों से दो प्रकार के प्रश्न पूछे गए, जिसमें व्यक्ति की खुद की स्थिति और उनके द्वारा सार्वजनिक संस्थाओं में विश्वास के संदर्भ में प्रश्न किया गया। साथ ही साथ राजनीतिज्ञों पर उनका विश्वास किस प्रकार का है, इस पर भी प्रश्न किया गया है। हालांकि हमें यह ध्यान रखना है कि ज्यादातर प्रश्न का जवाब देने वालों द्वारा राजनीतिज्ञों पर कम विश्वास ही दिखाया गया है। मुख्य रूप से हाल के समय में राजनीति में अपराधीकरण का काफी तेजी से विस्तार हुआ है, जिसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं राजनीति के अपराधीकरण की, तो इसका सामान्य अर्थ होता है राजनीति में अपराधियों की भागीदारी। इसमें यह भी शामिल है कि अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद और राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं। यह मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच सांठ-गांठ के चलते देखा जाता है। इसके संदर्भ में कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान लोकसभा में 233 सांसद ऐसे हैं जो आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं और 2014 में ये संख्या 187 थी, 2009 में ये संख्या 162 थी और 2004 में ये संख्या 128 देखी जा सकती थी। यानी इस रूप में लगातार इसमें वृद्धि देखी जा रही है। हाल ही में असम, केरल आदि राज्यों में जो विधानसभा चुनाव देखे गए, उसमें भी ये देखा गया कि लगभग 6000 उम्मीदवारों में से कम 1157 के खिलाफ आपराधिक मामले देखे जा सकते हैं। यदि हम इस प्रकार के अपराधीकरण के कारणों की बात करें, तो मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि किस प्रकार से भारत में राजनीतिक दल सदैव से ही अपराधीकरण से निपटने हेतु सार्थक बदलाव किए जाने के लिए बहुत कम इच्छुक नजर आते हैं और इसके चलते कई बार जो कानून और सुप्रीम कोर्ट आदि के जो निर्णय हैं, उन्हें सही से लागू नहीं किया जाता है, जिससे कानून और अदालती फैसले भी राजनीति के अपराधीकरण को रोक पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। इस संबंध में आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान भी यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि संसद, विधानसभा या किसी अन्य विधायिका के लिए चुनाव लड़ने से किसी व्यक्ति को किन अपराधों के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके संदर्भ में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विधायिका आदि का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंड का उल्लेख किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 8 महत्वपूर्ण है, जो कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर अयोग्यता का वर्णन करती है, जिसके अनुसार 2 साल से अधिक की जेल की सजा वाला व्यक्ति जेल की अवधि समाप्त होने के बाद 6 साल तक चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। हालांकि यह कानून उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकता है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हों। इसलिए आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता इन मामलों में उनकी सजा पर निर्भर करती है और चूंकि मामले का निस्तारण होने में कई वर्ष लग जाते हैं, जिससे वे लगातार राजनीति में सक्रिय बने रहते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार आदेश दिए गए हैं, इसके बावजूद उनका पूर्ण पालन संभव नहीं हो पाता है, जिसके तहत हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी उम्मीदवार के विस्तृत आपराधिक इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए निर्वाचन आयोग से यह कहा गया है कि वह इसके संदर्भ में एक ऐप का विकास करे। हालांकि इसके लिए अभी तक पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों के द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए एक अलग सेल को बनाने की भी आवश्यकता पर बल दिया गया है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के पूरे आपराधिक इतिहास का प्रकाशन अगर कर भी दिया जाए तो वह बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है, क्योंकि आज भी मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जाति या धर्म जैसे सामुदायिक हितों के संकीर्ण चश्मे के माध्यम से ही मतदान करते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार अपनी इस छवि के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करते दिखते हैं, क्योंकि वह खुद के चुनाव को वित्त पोषित करने की क्षमता रखते हैं और साथ ही साथ जिस राजनीतिक दल ने उनको टिकट दिया है उसके लिए भी वे पर्याप्त साधन लाने की क्षमता को रखते हैं।
साथ ही साथ कभी कभी मतदाताओं के पास भी कोई विकल्प नहीं रह जाता है, क्योंकि सभी प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड होता है। हालांकि इस प्रकार के राजनीति के अपराधीकरण के व्यापक गंभीर प्रभाव देखे जाते हैं, क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ है, जो एक उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने के संदर्भ में मतदाताओं की पसंद को ही सीमित कर देता है। इसको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ भी देखा जाता है, जो वास्तव में लोकतंत्र का ही आधार है। प्रमुख समस्या यह भी है कि कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन जाते हैं। इससे सुशासन देने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो प्रभावकारिता होती है, वह भी प्रभावित होते देखी जा सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अस्वस्थकारी प्रवृत्तियां भारत के राज्य संस्थानों की प्रकृति और इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को भी दर्शाने लगती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे चुनाव के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन बढ़ता है, जो समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, और आगे चलकर इससे लोक सेवकों के कामकाज भी प्रभावित हो सकते हैं। यह समाज में हिंसा की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है, जो युवाओं के लिए बुरी मिसाल कायम करता है, और शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र में लोगों का विश्वास भी धीरे धीरे कम होता जाता है। यही कारण है कि हमें इसके संदर्भ में कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। चुनाव के सुधारों पर जो विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई हैं, जैसे कि दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत समिति आदि, का कहना है कि हमें चुनावों के लिए राज्य के वित्त पोषण के लिए सिफारिश किए जाने की आवश्यकता है, जो काले धन के उपयोग को काफी हद तक रोक सकता है, और इस प्रकार से राजनीति के अपराधीकरण को सीमित करने पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा हमें एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया के लिए राजनीतिक दलों के मामलों को विनियमित करना आवश्यक है, और इसके लिए चुनाव आयोग को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है। चुनावों के दौरान धन, उपहार और अन्य प्रलोभनों के दुरुपयोग के बारे में भी मतदाताओं को सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ राजनीति के अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा जो अनिच्छा दिखाई गई है, उसको देखते हुए भारतीय अदालतों को अब गंभीर आपराधिक आरोपों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर भी गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता हो गई है। एक अन्य उपाय इसके संदर्भ में यह भी किया जा सकता है कि जो राजनीतिक उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ जो चलने वाले मामले हैं, उनको फास्ट ट्रैक अदालतों में सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उनके दोषी सिद्ध होने या फिर निर्दोष होने आदि के संदर्भ में समयबद्ध आधार पर निर्णय लिया जा सके, और इस रूप में हम राजनीति के अपराधीकरण को रोके जाने के संदर्भ में प्रभावी रूप से कार्यवाही कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से काबुल यानी अफगानिस्तान पर प्रभाव की होड़ के बारे में। हाल ही में अफगानिस्तान में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग प्रयासों को किया जा रहा है। इसके संदर्भ में पाकिस्तान के द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की गई, जिसमें अफगानिस्तान की समस्या पर विचार किया गया है। तालिबान के द्वारा भी इसमें भाग लिया गया, और पाकिस्तान को इसके संदर्भ में सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त हुआ है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत द्वारा भी इस समय मध्य एशियाई देशों के साथ मिलकर वार्ता की गई, तथा अफगानिस्तान की समस्या और मानवतावादी संकट का हल किए जाने के संदर्भ में संयुक्त प्रयासों पर बल दिया गया है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान के संदर्भ में वर्तमान में पश्चिम एशिया में भी संघर्ष देखा जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से शक्ति संघर्ष देखा जा रहा है सऊदी अरब, यूएई और कतर के द्वारा। मुख्य रूप से सऊदी अरब और यूएई के द्वारा अफगानिस्तान में चरमपंथी और शुद्धतावादी शक्तियों को समर्थन दिया गया है, जिससे तालिबान को मजबूती प्राप्त हुई है। वहीं दूसरी ओर 2013 और उसके बाद से तालिबान के द्वारा अमेरिका से बातचीत किए जाने के लिए कतर के द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, जिसकी राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के मध्य शांति समझौता देखा जा सकता है।
इसके संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि भारत के द्वारा भी पश्चिम एशिया में दोनों ही पक्षों जैसे कि सऊदी अरब यूएई और कतर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया गया है और भारत इन मजबूत संबंधों का प्रयोग कर सकता है अफगानिस्तान की शांति व्यवस्था को बढ़ावा देने में, जिसे किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें मुख्य रूप से हम बात करने जा रहे हैं भारत और श्रीलंका मछुआरा विवाद पर। पिछले कुछ वर्षों से भारत और श्रीलंका के बीच मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर वाद विवाद देखा गया है। इसके तहत मुख्य रूप से पाक की खाड़ी में तमिलनाडु के मछुआरों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करके श्रीलंकाई क्षेत्र में जाकर मछली पकड़ने के उदाहरण देखे गए हैं, जिससे अनेक बार वाद विवाद पैदा हो जाते हैं। इसमें श्रीलंकाई नेवी के द्वारा गोलीबारी किए जाने के भी उदाहरण देखे गए हैं, जिसमें अनेक भारतीय मछुआरों की दुखद मौत देखी गई है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि सामुद्रिक सीमा का निर्धारण किए जाने के संदर्भ में 1920 के दशक में प्रयासों को किया गया था और स्वतंत्र भारत में मुख्य रूप से 1970 के दशक में भारत और श्रीलंका के द्वारा सामुद्रिक सीमा का निर्धारण किया गया, जिसके तहत कच्चा तीबू द्वीप को श्रीलंका को सौंपा गया। हालांकि 1970 से 2010 के काल में श्रीलंका में गृह युद्ध होने के चलते उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में मछुआरों के द्वारा समुद्री क्षेत्र का अधिक प्रयोग नहीं किया जा सका था, जिसका लाभ तमिलनाडु के मछुआरों ने उठाया और उनके द्वारा श्रीलंकाई क्षेत्रों में जाकर मछली पकड़ने के लगातार उदाहरण प्राप्त होते हैं। हालांकि 2010 और उसके बाद से श्रीलंका ने इसके संदर्भ में काफी गंभीरता दिखाई है, जिससे ये मामला और जटिल हो जाता है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि तमिलनाडु के मछुआरों के द्वारा मछली पकड़ने के लिए एक बॉटम ट्रॉलिंग तकनीक और नौकाओं का प्रयोग किया जाता है, जो पर्यावरणीय रूप से असतत होने के साथ ही श्रीलंका के लिए भी चिंता का विषय है, जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। इसका निवारण किए जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों को लागू किया जा सकता है, जैसे कि श्रीलंका में प्रतिबंधित मछली पकड़ने के उपकरणों आदि को पाक खाड़ी में भारत के द्वारा भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और भारत को लगातार ये कोशिश करना चाहिए कि वह पाक खाड़ी के विवादित क्षेत्र को एक साझा विरासत में बदलने के लिए सकारात्मक प्रयास करे। इसके तहत हमें यह पहचानना होगा कि इस क्षेत्र में भारत और श्रीलंका की सरकारों के साथ ही नौसेना, मत्स्य विभाग और मछली पकड़ने वाले समुदाय भी काफी गहन रूप से जुड़े हुए हैं, जिसके तहत हम एक पाक खाड़ी अथॉरिटी यानी पाक बे अथॉरिटी के माध्यम से यहाँ का समाधान सतत रूप में कर सकते हैं। इसके तहत यदि दोनों ही देश मिलकर पाक खाड़ी प्राधिकरण बनाने पर सहमत हों तो वह ये निर्धारित कर सकता है कि पाक खाड़ी में आदर्श टिकाऊ मत्स्य पकड़ किस प्रकार की होनी चाहिए, इस्तेमाल किए जा सकने वाले मछली पकड़ने के उपकरण के प्रकार किस प्रकार के होने चाहिए और उसके द्वारा श्रीलंका और भारतीय मछुआरों के लिए मछली पकड़ने आदि की तारीखों की संख्या को भी निर्धारित किया जा सकता है। इसके तहत मुख्य रूप से दोनों ही देशों के द्वारा सामुद्रिक संसाधनों के संवर्धन के साथ ही मछुआरों की आजीविका में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं भारतीय विधिक व्यवस्था के भारतीयकरण पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजों के द्वारा भारतीय विधिक व्यवस्था को औपनिवेशिक परंपराओं से मुक्त करके उसे भारतीय रीति रिवाज, परंपराओं और विद्वानों के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भी भारतीय विधिक व्यवस्था को भारतीयकृत किए जाने की बात कही गई है, ताकि भारत के गरीब भारतीय विधि व्यवस्था को विदेशी ना समझें और उसको अपनाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से कार्य किया जा सकता है। मुख्य रूप से इसके तहत मनु, कौटिल्य, नारद, पाराशर, याज्ञवल्क्य और दूसरे महान विधिक विशेषज्ञों की परंपराओं को अपनाए जाने पर बल दिया गया है।
हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारतीय विधिक व्यवस्था में लगातार भारतीयकरण को किए जाने की प्रवृत्तियों को अपनाया गया है, जिसका आप उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय विधियों का निर्माण भारतीय संसदीय परंपराओं के द्वारा किया जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट आदि के द्वारा भी अनुच्छेद 141 के अनुसार निर्णयों के माध्यम से विधि का शासन भारतीय परंपराओं के अनुसार स्थापित किया जाता है और भारत में मुख्य रूप से 1980 के दशक और उसके बाद से PIL यानी जनहित याचिकाओं को जिस प्रकार से सफलता हासिल हुई है वह भी मुख्य रूप से भारतीय विधिक नवाचार ही है, जिसे और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 13 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में IR से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम बात करने जा रहे हैं बाह्य अंतरिक्ष संधि पर। चीन के द्वारा हाल ही में शिकायत की गई है कि किस प्रकार से टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क के स्टारलिंक कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रहों के साथ टकराव से बचने के लिए उसे अपने अंतरिक्ष स्टेशन में काफी तेजी से गति बदलाव करने पड़े हैं। इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र को चीन के द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज के अनुसार एलन मस्क की स्पेसएक्स एरोस्पेस कंपनी के एक डिवीजन स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के उपग्रहों की 1 जुलाई और 31 अक्टूबर को चीनी अंतरिक्ष स्टेशन के साथ 2 करीबी मुठभेड़ देखी गई हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस समय लगभग 30,000 उपग्रह और अन्य प्रकार के मलबे हमारे पृथ्वी ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने सरकारों से विनाशकारी अंतरिक्ष टकराव के जोखिम को कम करने के लिए डेटा साझा करने का आग्रह किया है। अकेले स्पेस एक्स के द्वारा ही स्टारलिंक परियोजना के तहत लगभग 1900 उपग्रहों को तैनात किया गया है और वह इससे भी ज्यादा उपग्रहों की योजना बना रहा है। चीन का इसके संदर्भ में यह भी कहना है कि जिन भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने बाह्य अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, उन देशों में गैर सरकारी संगठनों के द्वारा की गई गतिविधियां भी इसके अंतर्गत आती हैं, जिसके संदर्भ में कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम बात करें बाह्य अंतरिक्ष संधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों का आधार बनाती है। इसे 1967 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और यह 10 अक्टूबर 1967 को लागू की गई थी। फरवरी 2021 तक लगभग 111 देश इसके पक्षकार हैं, जिसमें सभी प्रमुख अंतरिक्ष यात्री देशों को शामिल किया गया है। मुख्य रूप से यह संधि 1950 के दशक में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के विकास से प्रेरित थी, जिसके माध्यम से बाह्य अंतरिक्ष के लक्ष्य तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता था। इस संधि के प्रावधानों के माध्यम से मुख्य रूप से अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही साथ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा और अन्य सभी खगोलीय पिंडों के उपयोग को भी सीमित किया गया है। यह संधि किसी भी देश को बाह्य अंतरिक्ष या किसी खगोलीय पिंड पर संप्रभुता का दावा करने से भी रोकती है। हालांकि यह संधि सैन्य ठिकानों की स्थापना, हथियारों का परीक्षण करने और आकाशीय पिंडों पर सैन्य युद्धाभ्यास करने से मना करती है, किंतु यह संधि स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष में सभी सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, न ही सैन्य अंतरिक्ष बलों की स्थापना या अंतरिक्ष में पारंपरिक हथियारों की नियुक्ति पर स्पष्ट रूप से बात करती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बाह्य अंतरिक्ष संधि का जो अनुच्छेद 6 है वह बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों में गैर सरकारी संस्थाओं की गतिविधियों को भी शामिल करता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, डंपिंग रोधी शुल्क घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी व्यापारिक हथियार हो सकता है, लेकिन अनजाने में लागू होने पर इसके प्रतिकूल परिणाम भी हो सकते हैं। भारत चीन व्यापार संबंधों के संदर्भ में परीक्षण करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, राजनीति में उच्च स्तर की आपराधिकता भारत के लोकतंत्र का ध्वंस कर सकती है। चर्चा करें।
15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप डंपिंग रोधी शुल्क का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत चीन व्यापारिक संबंधों में डंपिंग रोधी शुल्क को लागू किए जाने के उदाहरणों को स्पष्ट करेंगे। इसके संदर्भ में कुछ सीमाओं की भी व्याख्या करेंगे और विशेष रूप से भारत चीन संबंधों में व्यापार घाटे की स्थिति के कारण और कुछ निवारण उपायों की भी संक्षेप में स्थिति को स्पष्ट करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारतीय राजनीति में अपराधीकरण का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप राजनीति के अपराधीकरण को आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करेंगे, राजनीति के अपराधीकरण के कारणों प्रभावों की व्याख्या करेंगे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।